हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम फिर से लेकर आ रहे हैं आपके लिए लास्ट टॉपिक, और कहें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये आप एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक पहले आप मेरे वीडियोस देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी इजी लगेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हम आज नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होता है? ड्यू टू इसमें हम 3 फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। एक होता है एक्सचेंज एनर्जी, देन सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी, और थर्ड इज द मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो उसमें क्या होता है, और वो क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये मेनली किसमें होता है, डी और एफ जो ब्लॉक होंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ये उनमें देखने को मिलता है, जिसे कि हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगी कि एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्री और मिनिमाइज कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी में। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, हम आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे एक्सचेंज एनर्जी से। एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जो कि आपको पता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी विच हैव द सेम एनर्जी विद पैरेलल स्पिन। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो होते हैं वो पैरेलल स्पिन में होते हैं, अंडरगो एक्सचेंज इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि वो एक्सचेंज इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, मोर सच एक्सचेंजेस लीड्स टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी विच स्टेबलाइज द सिस्टम। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी को या हम कहें कि एनर्जी इवॉल्व करते हैं, जिससे कि जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए हम इसको बात करते हैं कि जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो इवोल्यूट होकर और क्या करती है, सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। उसके बाद हम बात करें कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव द मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी मेकिंग देम मोर स्टेबल। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होती है, और जो कि सिस्टम को क्या बनाती है, मोर स्टेबल बनाती है। आपको पता है कोई भी सिस्टम जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है, कोई भी जो वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है। इसलिए ये क्या होता है कि एक्सचेंज एनर्जी इवॉल्व होने की वजह से क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, और जिससे कि क्या होता है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं या एटम जो कहते हैं वो कैसा हो जाता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी की। हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि क्या होता है, सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सिमेट्री होगी कि कोई भी चीज होता है, अगर हम कहें कि अगर हम जैसे बीच में बात करें, कोई भी चीज बीच में रखी है तो क्या होगा कि दोनों चीजों के दोनों साइड्स के लिए वो क्या होगी, एक तरह से सिमेट्री होगी। तो इसमें क्या है कि हाफ फील्ड यानी कि जैसे हम बात करें कि D5 यानी जो डी ऑर्बिटल्स होता है उसमें क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर एफ ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, और फुली फील्ड जैसे कि हम बात करें कि डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी वो फुली फील्ड हो जाए, और एफ जो होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो और वो भी फुली फील्ड हो जाए। इस तरह के जो ऑर्बिटल्स होते हैं आर मोर सिमेट्रिकल, वो क्या होते हैं, वो मोर सिमेट्रिकल होंगे, लीडिंग टू बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा, जैसे कि हम बात करें कि जैसे डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 1 2 3 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा,
इक्वल होगा, यानी कि वो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम यहाँ से हटाकर हम दूसरे ऑर्बिटल में डाल दें तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा। दिस रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टेबलाइजिंग द एटम और आयन। तो क्या होगा इससे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम बात करें इधर हम इलेक्ट्रॉन कर दें इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाकर और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, दिस रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टेबलाइजिंग द एटम और आयन। इससे क्या होगा, कोई भी एटम या आयन जो होगा वो उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो इस तरह से दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक तो सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी हो गई और एक एक्सचेंज एनर्जी हो गई। अब हम थर्ड बात करते हैं, मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। थर्ड फैक्टर के बारे में बात करते हैं, मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में आप देख सकते हैं, इन हाफ फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ए सेपरेट ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग। आपको पता है कि हमने होम्स रूल जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें आपको होम्स रूल बताया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयरिंग करने से पहले क्या होता है, सिंगली फील्ड होता है सारे ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इन हाफ फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज ए सेपरेट ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग। देन इन फुल्ली फील्ड कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कंप्लीटली, यानी कि वो कंप्लीटली पेयर अप हो जाते हैं और उनका जो चार्ज होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, या फिर हम कहें कि एक जो होता है कि एक उनकी जो स्पिन होता है वो अपोजिट स्पिन होते हैं, तो वो क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करके रखता है। उसके बाद दिस मिनिमाइज कोलम्बिक रिपल्शन एंड एडिंग स्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, जो कोलम्बिक रिपल्शन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है वो कैसा हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और जो सिस्टम होता है उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि एडिंग द स्टेबिलिटी। सो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ये एग्जांपल आपने अभी देखा भी था, क्रोमियम जो जिसके लिए कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है 24। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एस्पेक्टेड जो हम कहें कि अभी मैंने आपको जो बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है एस्पेक्टेड, तो क्या होगा, ऑर्गन ठीक है। होना तो हमें ये चाहिए कि अगर हम तीनों रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्रोमियम का तो वो ये आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गन 3d5 4s1 ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने तीन फैक्टर्स पढ़े थे। सबसे पहले आपने पढ़ा था एक्सचेंज एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो एक्सचेंज हो गया है, जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। दूसरा स्टेबिलिटी या सिमेट्री कहें, देखिए आप देख सकते हो कि ईच ऑर्बिटल हैव द वन इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ देख सकते हो। और फिर थर्ड हो गया आपका मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोई भी एक ऑर्बिटल के अंदर दूसरा नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन भी कम हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक्चुअल होता क्या है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 होता है, जिससे कि उसके सिस्टम का जो होता है वो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से और भी मेटल्स हैं जिसके बारे में हम बात करें कि क्रोमियम, कॉपर, ये क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, और ट्रांजिशन मेटल के अंदर आता है मोलिब्डेनम, ओरियम, ये सब जो होते हैं वो सेम टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको काम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि होगा पेरियोडिसिटी जो चैप्टर है उसके अंदर ही सारा आप पढ़ेंगे कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है उससे कैसे उसका केमिकल इफेक्ट चेंज हो जाता है, या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कैसे हो जाती है। तो ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, आप नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के और हमारे चैनल के साथ बने रहें।